नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। इस वक्त की बात हम कर रहे हैं सबसे पहले बेंगलुरु की। बेंगलुरु के रामेश्वर कैफे में ब्लास्ट हुआ। कैफे में हुए ब्लास्ट में 5 लोग घायल हुए हैं। ब्लास्ट की वजह का अब तक पता नहीं लग पाया है। हालांकि FSL की टीम धमाके वाली जगह पर पहुंच चुकी है और जांच की जा रही है। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में जो ब्लास्ट हुआ, इसे संदिग्ध ब्लास्ट बताया जा रहा है। इसकी वजह क्या है ये अब तक साफ नहीं है। हालांकि FSL की टीम पहुंच चुकी है मौके पर और जांच की जा रही है। इस ब्लास्ट में 5 लोग घायल हुए हैं। 3 कर्मचारियों के बारे में जानकारी मिल रही है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और इलाज जारी है। लेकिन बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में जो ब्लास्ट हुआ उसके बाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, हम ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक वो स्टिल इमेज है, ये आप स्टिल इमेज देख रहे हैं, और ये जो वीडियो इस समय का वीडियो है जो जांच की जा रही है पुलिस के यहाँ पहुँचने के बाद की जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर। तो ये कैफे के ब्लास्ट के बाद की तस्वीरें वीडियो, लेकिन ये जो स्टिल है ये अब बहुत कुछ बताता है। और देखिए, ये वो जगह है जहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ है। यहाँ पर जो कैफे है उसको वहाँ पर पुलिस का बंदोबस्त बड़ी संख्या में कर दिया गया है। पुलिस यहाँ पहुँच चुकी है। लेकिन देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं वो जगह मार्क की है हमने जहां पर ब्लास्ट हुआ, और ब्लास्ट की वजह से देखिए किस तरह से यहां पर जो नुकसान हुआ है वो दिखाई दे रहा है। ये वो जगह जहां ब्लास्ट हुआ, देखिए चप्पलें लोगों की यहां पर पड़ी हुई है, लोग यहां पर मौजूद थे। ये ब्लास्ट के बाद किस तरह की अफरा तफरी थी, लोगों के आई कार्ड जहां पर थे वहां मौजूद थे। देखिए, ब्लास्ट के ठीक बाद की तस्वीर देखिए किस तरह से ब्लास्ट हुआ और उसके बाद कैसे यहां पर अफरा तफरी हो गई, क्योंकि ये देखिए बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है। ये रामेश्वरम कैफे, यहाँ रामेश्वरम कैफे में भी हमेशा बहुत भीड़ रहती है। बाहर सड़क पर भी देखिए किस तरह से ट्रैफिक चल रहा है, और उसके बाद ब्लास्ट के बाद किस तरह से यहाँ पर अफरा तफरी मच गई। देखिए, ये आप देख सकते हैं लोग किस तरह से बड़ी संख्या में इकट्ठा हो रहे थे, पहुंच रहे थे जिस तरह का ये ब्लास्ट था। उसके बाद हालांकि इस ब्लास्ट की वजह क्या है वो अब तक साफ नहीं है। FSL की टीम मौके पर मौजूद है, जांच की जा रही है। लेकिन देखिए, ब्लास्ट के फौरन बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर अफरा तफरी मची। वो तमाम लोग जो वहाँ बाहर से गुजर रहे थे वो वहाँ पर पहुंच गए। लोगों को यहां से अस्पताल पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन बेंगलुरु में ये संदिग्ध धमाका हुआ, और इस संदिग्ध धमाके के होने के बाद अब ये सवाल उठ रहा है कि दरअसल ये किस तरह का धमाका था। FSL की टीम वहां पहुंच चुकी है, पुलिस अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। जो घायल हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है और वहां उनका इलाज चल रहा है। लेकिन बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हुआ है ये ब्लास्ट। रामेश्वरम कैफे में तेज धमाका सुनाई दिया। कैफे ब्लास्ट में कई लोग घायल हो गए हैं। जो अभी तक जानकारी मिल रही है वो हम आपको बता रहे हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। कई घायलों की हालत काफी गंभीर है, ये चिंताजनक बात है। धमाके वाली जगह पर FSL की टीम मौजूद है जांच करने के लिए कि दरअसल ये किस तरह का धमाका था। बम निरोधक दस्ता भी मौके पर मौजूद है ताकि इस पूरे कैफे और इसके आसपास के इलाके की कॉम्बिंग की जा सके। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके के लिए रवाना हो चुके हैं, वो मौके पर पहुंच चुके हैं। लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इस पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जाए, और ये भी जानना जरूरी है FSL की टीम यहाँ पर क्योंकि पहुंच चुकी है। तमाम पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि दरअसल किस तरह का ये ब्लास्ट था। घायल जो हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। और देखिए, ये एक और वीडियो जो अभी हमें हासिल हुआ है। देखिए, ये जो लोग वहां से बाहर निकल रहे थे जिनको चोट आई, कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देखिए, ये अलग अलग जो लोग हैं उनके वीडियो कैमरा से ली गई तस्वीरें हैं जिसमें किस तरह की अफरा तफरी उसके बाद दिखाई दी, कैसे लोगों को बाहर ले जाया जा रहा था। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैफे के ठीक बाहर की तस्वीर, ब्लास्ट होने के बाद की तस्वीर आप देख रहे हैं। ब्लास्ट जब हुआ उसके बाद किस तरह से वहाँ अफरा तफरी मची, इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। कैसे यहाँ पर पुलिस पहुँच चुकी है और देखिए उसकी वजह से किस तरह का नुकसान हुआ है वो साफ तौर पर दिख रहा है। और वो जगह भी हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ ब्लास्ट हुआ, और उसके बाद किस तरह से रामेश्वरम कैफे की जो दीवार है उसको कितना नुकसान पहुँचा है, वहाँ पर किस तरह का नुकसान हुआ है। तो दरअसल ब्लास्ट बड़ा था, इसके बाद नुकसान भी ज़्यादा हुआ है। लेकिन किस तरह का ब्लास्ट था, किस तरह का धमाका था, ये अभी तक नहीं पता है। लेकिन धमाके वाली जगह पर ग्राउंड जीरो पर TV9 भारतवर्ष संवाददाता वजीउल्लाह मौजूद हैं। सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। वजीउल्लाह, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी फिलहाल क्या स्थिति है, वहां पर कौन कौन सी पुलिस की टीम्स मौजूद हैं और क्या वहां पर इस समय किया जा रहा है? जी, अभी हम रास्ते में हैं जहां बम ब्लास्ट हुआ है। ये बहुत बड़ी ईटरी है, एक बहुत बड़ा होटल है जिधर ब्लास्ट हुआ है। इसको रामेश्वरम कैफे बुलाया जाता है। अभी जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उसमें यही बताया गया है कि इट कुड बी सिलेंडर ब्लास्ट, क्योंकि इडली बनाने में जो बड़े बड़े वेसल्स यूज किए जाते हैं, प्रेशराइज्ड वेसल,
उसका ब्लास्ट हो सकता है। द पुलिस जो है अभी एज ऑफ नाउ बॉम्ब ब्लास्ट को रूल आउट कर चुकी है, लोग इंजर्ड हो चुके हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रहा है। फॉरेंसिक टीम पहुंच चुकी है, बॉम्ब ब्लास्ट की टीम पहुंच चुकी है, और क्योंकि रामेश्वरम कैफे इलाका ही ऐसा है जहां बहुत आईटी कंपनीज, बहुत रेजिडेंशियल लोग और बहुत फेमस कैफे होने की वजह से भीड़ इकट्ठा हो चुकी है उधर बहुत बड़ी, और लोग अपने अपने फोन से और अपने अपने आई विटनेस लोग अपने अपने तरीके से बहुत कुछ बोल रहे हैं। एज ऑफ नाउ कुछ एक्सिस बैंक के आईडी कार्ड और कुछ मोबाइल फोन्स के बैटरीज मिले हैं, तो अभी कह नहीं सकते हैं कि ये ब्लास्ट है कि नहीं। लेकिन आप वजीउल, आप ये कह रहे हैं कि पुलिस अधिकारियों ने फिलहाल किसी भी तरह के बॉम्ब ब्लास्ट होने की बात को रूल आउट कर दिया है कि ऐसा नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है और किस तरह का ब्लास्ट है उसकी तफ्तीश की जा रही है, लेकिन किसी तरह का बॉम्ब ब्लास्ट है इसको उन्होंने रूल आउट कर दिया है। ये आप आधिकारिक तौर पर जानकारी दी गई है? जी हाँ, एज ऑफ नाउ पुलिस वालों ने हमें यही कहा है कि हम अभी कह नहीं सकते कि ये बॉम्ब ब्लास्ट है या कुछ है, क्योंकि जो किचन में जो चीजें इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि रामेश्वरम कैफे बहुत बड़ा कैफे है और किचन में जो इस्तेमाल किए जाते हैं उसके प्रेशर से फटने की संभावना हो सकती है। ठीक है, यानी अभी तक आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं बताया जा रहा है। फिलहाल जांच के बाद ही तस्वीर साफ होगी कि किस तरह का ये धमाका था, किस तरह का ये ब्लास्ट था, लेकिन उसके बाद की जो स्थिति है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये रामेश्वरम कैफे बेंगलुरु का जहां पर हुआ ये बड़ा धमाका। और आज की एक और बड़ी खबर, बंशीधर तंबाकू कंपनी के ठिकानों पर रेड अभी भी जारी है। दिल्ली और कानपुर में 15 घंटों से आईटी डिपार्टमेंट की रेड जारी है। कंपनी के मालिक के दिल्ली आवास पर कई महंगी कारें मिली हैं। इस रेड के दौरान 50 करोड़ से ज्यादा की कीमत की कारें बरामद की गई हैं। 16 करोड़ की रोल्स रॉयस फैंटम भी इसमें शामिल है। के मिश्रा हैं बंशीधर तंबाकू कंपनी के मालिक और उनके ठिकानों पर यह छापेमारी की जा रही है आईटी विभाग द्वारा। के मिश्रा के घर से करोड़ों का कैश भी बरामद किया गया है। तो देखिए, हम आपको वो कैश जो बरामद किया गया वो भी दिखा रहे हैं, और वो महंगी गाड़ियां जो दिल्ली में उनका आवास है वहां से बरामद की गई हैं वो गाड़ियां भी हम आपको दिखा रहे हैं। कानपुर, दिल्ली, ये तमाम जो ठिकाने, तमाम जो जगहें हैं वहां पर ये छापेमारी की जा रही है। दिल्ली के घर पर कई लग्जरी गाड़ियां बरामद की गई हैं। 16 करोड़ की रोल्स रॉयस फैंटम भी बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि 50 करोड़ से ज्यादा की कीमत की कारें मिली हैं दिल्ली के आवास पर। जो महंगी लग्जरी गाड़ियां हैं वो मिली हैं। इसके अलावा कैश मिला है बड़ी संख्या में, और वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। हमारे साथ TV9 भारतवर्ष संवाददाता जितेंद्र जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेते हैं। जितेंद्र, अभी भी क्योंकि रेड जारी है सभी ठिकानों पर, क्या अपडेट अभी तक मिल रहा है? The person you are speaking with... हम कोशिश करेंगे एक बार फिर जितेंद्र से संपर्क करने की। जितेंद्र, अगर आपको हमारी आवाज मिल रही है, के मिश्रा के जो अलग अलग बंशीधर तंबाकू कंपनी के मालिक हैं के मिश्रा, और उनके जो ठिकाने हैं चाहे वो दिल्ली में हो या कानपुर में, वहां पर ये छापेमारी की जा रही है। बंशीधर तंबाकू कंपनी पर इनकम टैक्स का ये छापा जारी है। कई जगहों पर ये रेड इस समय भी की जा रही है। तो देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कि रेड में क्या कुछ बरामद किया गया है। एक तरफ वो कैश है जो बरामद किया गया है, लेकिन साथ ही देखिए ये महंगी गाड़ियां, यहाँ जो दिल्ली में जो आवास है बंशीधर कंपनी के मालिक के मिश्रा का, उनके घर से ये लग्जरी गाड़ियां बरामद की गई हैं। ये लग्जरी गाड़ियां बताया जा रहा है कि लगभग 50 करोड़ की लग्जरी गाड़ियां हैं, जिसमें 16 करोड़ की फैंटम भी मौजूद है। ये अलग अलग जो लग्जरी कारें हैं वो मौजूद हैं दिल्ली के आवास पर। वहां पर आईटी डिपार्टमेंट की रेड जारी है और कैश बरामद किया गया है। लेकिन दिल्ली और कानपुर के जो अलग अलग ठिकाने हैं वहां पर आईटी डिपार्टमेंट की रेड इस समय भी चल रही है। रेड किस तरह से आगे बढ़ रही है, क्या जानकारी मिल रही है, उससे जुड़ी हुई जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं जितेंद्र का। जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, TV9 भारतवर्ष संवाददाता। जितेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है अभी भी, क्योंकि काफी समय से रेड जारी है और अभी भी ये रेड हो रही है, तो कहां कहां पर रेड अभी भी चल रही है और क्या जानकारी मिल रही है इसके बारे में? जी बिल्कुल, देखिए सुमिरा, तकरीबन 20 घंटे का वक्त बीत चुका है, लगातार रेड अभी भी जारी है। कानपुर समेत यूपी के अलग अलग शहरों में, इसके अलावा दिल्ली के अंदर 2 ठिकानों पर, तो कुल मिलाकर 15 लोकेशन पर इस कंपनी के मालिकों के ठिकानों पर रेड चल रही है। और इस रेड के दौरान अब तक 50 करोड़ रुपए कैश बरामद हो चुका है, और इसके अलावा तकरीबन 16 करोड़ रुपए की लग्जरी गाड़ियां भी बरामद हुई हैं, जिसमें फैंटम जैसी गाड़ियां हैं, रोल्स रॉयस जैसी गाड़ियां हैं। इसके अलावा अभी भी कई बेनामी संपत्तियों के जो कागजात हैं उनके मिलने का सिलसिला जारी है। जी, हमारे साथ अंशुमन भी जुड़ गए हैं जो वहीं मौजूद हैं दिल्ली में आवास के मिश्रा का, जहां पर आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से रेड की जा रही है। अंशुमन, हम वो गाड़ियां देख रहे हैं जो लाइन से खड़ी हुई हैं, जहां पर दिख रहा है कि किस तरह की लग्जरी गाड़ियां यहां पर मौजूद थी, तो क्या कुछ यहां दिल्ली के आवास से बरामदगी हुई, क्योंकि आप वहीं मौजूद हैं?
देखिए सुमेरा, मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त राजेंद्र नगर के इलाके में हूं, जहां पर इनके रिलेटिव यहां पर रहती थी, जो कि 3 महीने पहले आई थी। और ये जो मकान है वो बंशीधर टोबैको प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ही रजिस्टर्ड है। आप देख सकते हैं ये जो मकान है ग्राउंड फ्लोर पर 595, यहाँ पे कल इनकम टैक्स की टीम आई थी और यहाँ पर करीब 12 घंटे तक यहाँ पूछताछ चली है। रात को करीब 12:30 बजे यहाँ से टीम गई है। यहाँ से हालांकि किसी तरीके के डॉक्यूमेंट को सीज नहीं किया गया है, लेकिन पूछताछ काफी लंबे समय तक रही है। बताया जा रहा है ये जो घर है ये एक ऑफिस के तौर पर यहाँ पर इसको इस्तेमाल करते थे। लिहाजा इनकम टैक्स की टीम यहाँ पे कल 11:30-12 बजे के आसपास आई थी और पूरे 12 घंटे तक यहाँ पर छापेमारी चली है। उसके बाद इनकम टैक्स की टीम ने जब यहाँ से गई है तो जो महिला जो रिलेटिव थी उन्होंने यहाँ पे ताला लगा के अपना निकल गए हैं। लेकिन फिलहाल इनकम टैक्स की टीम और जगहों पर लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि इसमें काफी जीएसटी को लेकर काफी हेराफेरी की है, जिस पर बहुत शुक्रिया आपका। सीधे रुख करते हैं आप पश्चिम बंगाल का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचे और हुगली में इस समय जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। गरीब कल्याण से जुड़े कदम उठाए हैं, जिसका परिणाम आज दुनिया देख रही है। बीते 10 वर्षों में देश के 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये दिखाता है कि हमारी सरकार की दिशा सही है, नीतियां सही है, निर्णय सही है और उसका मूल कारण नीयत सही है। साथियों, आज यहां पश्चिम बंगाल के विकास के लिए 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट उसका उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। इनमें रेल, पोर्ट, पेट्रोलियम और जल शक्ति से जुड़ी परियोजनाएं शामिल है। हमारा प्रयास है कि पश्चिम बंगाल में रेलवे का आधुनिकीकरण उसी रफ्तार से हो जैसे देश के दूसरे हिस्सों में हो रहा है। आज जिन परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है उनमें जाड़ग्राम सलगाजरी तीसरी लाइन से रेल परिवहन और बेहतर होगा। इससे क्षेत्र के उद्योगों और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। सौंडलिया, चंपापुकुर और डानकुनी भट्टनगर बाल्टीकुटी रेल रूट, इस पर दोहरीकरण भी किया गया है। इससे उस रूट पर ट्रेनों की आवाजाही बेहतर होगी। भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट और इससे जुड़ी 3 और योजनाओं का विस्तार किया जा रहा है। इस पर भी केंद्र सरकार 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने जा रही है। साथियों, भारत ने दुनिया को दिखाया कि पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाकर विकास कैसे किया जा सकता है। हल्दिया से बरौनी तक 500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी क्रूड ऑयल की पाइपलाइन इसका उदाहरण है। इसके जरिए क्रूड ऑयल को 4 राज्यों बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से होते हुए
3 अलग अलग रिफाइनरी तक पहुंचाया जाएगा। इससे खर्च भी कम होगा और पर्यावरण सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं भी कम होगी। आज जो पश्चिम मेदिनीपुर में एलपीजी बॉटलिंग प्लांट शुरू हुआ है, उसका लाभ 7 जिलों को होगा। इससे यहां एलपीजी की मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी और साथ साथ नौजवानों के लिए रोजगार के अनेक नए अवसर भी बनेंगे। आज हुगली नदी के प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को भी शुरू किया जा रहा है। इसका भी फायदा हावड़ा, कमरहाटी और बारानगर के क्षेत्र में रहने वाले लाखों लोगों को होगा। साथियों, किसी भी राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर का एक प्रोजेक्ट शुरू होता है तो वहां के लोगों के लिए आगे बढ़ने के कई रास्ते तैयार हो जाते हैं। भारत सरकार ने इस साल पश्चिम बंगाल में रेलवे के विकास के लिए 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट दिया है। 13,000 करोड़। ये राशि 2014 से पहले की तुलना में 3 गुना से भी अधिक है। हमारा प्रयास है कि यहां रेल लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन, यात्री सुविधाओं का विस्तार और रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास तेज गति से हो। पिछले 10 वर्षों में पश्चिम बंगाल में वर्षों से रुके पड़े कई रेलवे प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं। 10 साल में बंगाल के 3,000 किलोमीटर से ज्यादा रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पश्चिम बंगाल के करीब करीब 100 रेलवे स्टेशन, आप कल्पना कीजिए, एक साथ 100 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया जा रहा है। तारकेश्वर रेलवे स्टेशन को भी अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किया गया है। पिछले 10 वर्षों में पश्चिम बंगाल में 150 से ज्यादा नई ट्रेन सेवाएं शुरू की गई है। 5 नई वंदे भारत एक्सप्रेस बंगाल के लोगों को रेल यात्रा का बिल्कुल नया अनुभव करा रही है। साथियों, मुझे विश्वास है कि पश्चिम बंगाल के लोगों के सहयोग से हम विकसित भारत का संकल्प भी पूरा करेंगे। एक बार फिर बंगाल के लोगों को आज की परियोजनाओं के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये सरकारी कार्यक्रम अब यहां समाप्त होगा और मैं 10 मिनट के भीतर भीतर खुले मैदान में जा रहा हूं। खुले मैदान का मजा भी कुछ और होता है। बहुत सारी बातें आज मुझे कहनी है, लेकिन उस मंच पे कहूंगा। लेकिन विकास की इन सारी योजनाओं के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बाहर बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं आपसे विदाई लेता हूं। नमस्कार।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में और उन्होंने कहा कि बहुत सारी बातें कहनी है, बस 10 मिनट में खुले मैदान पर यानी जो रैली है, जो जनसभा है, वहां पहुंच जाएंगे और वहां जाकर वो अपनी बात रखेंगे। बीजेपी के जो चुनावी अभियान है उसकी शुरुआत वो कर रहे हैं, तो उस मंच से वो राजनीति की बात भी करेंगे। उस मंच से वो पश्चिम बंगाल की जो स्थिति है, पश्चिम बंगाल में वो तमाम मुद्दे जो बीजेपी उठाती रही है उन सब की बात करेंगे। ये क्योंकि सरकारी कार्यक्रम था, यहाँ पर उन्होंने हुगली में जो परियोजनाएं हैं उनके बारे में बात की, किस तरह की सौगात यहां पर दी गई है लोगों को उसकी बात की, कैसे पुनर्वास और कैसे रेलवे स्टेशनों का पुनरुद्धार हुआ है, कैसे रेलवे स्टेशनों को बेहतर किया गया है, क्या क्या परियोजनाएं हैं, 7,200 करोड़ की परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी गई है यहां जो हुगली जिले में जारी की जा रही है। तो 100 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया गया है बंगाल में, ये बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लेकिन सबकी नजरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब उस संबोधन पर हैं जो बस अब से कुछ मिनट बाद एक बार फिर शुरू होगा। पश्चिम बंगाल को लेकर बीजेपी बहुत गंभीरता से, तेजी से आगे बढ़ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में पश्चिम बंगाल से बीजेपी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतना चाहती है, क्योंकि 2014 में जितनी सीटें जीती थी, 2 सीटें बीजेपी ने जीती, उसके बाद 2019 में उसकी तुलना में कहीं ज्यादा सीटें जीतकर आगे बढ़ी और अब बीजेपी की कोशिश ये है कि वो 35 से 40 सीटें जीते पश्चिम बंगाल में। लेकिन हुगली पहुंचने से पहले झारखंड के धनबाद में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और जेएमएम पर निशाना साधा। जेएमएम और कांग्रेस ने आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक समझा है, ये बड़ा हमला बोला प्रधानमंत्री मोदी ने। कांग्रेस जेएमएम ने युवाओं को आगे नहीं बढ़ाया है। जहां दूसरों की उम्मीद खत्म होती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, ये सरकार की तरफ से बजट सत्र के दौरान भी जानकारी दी गई थी और उसे एक बार फिर यहां धनबाद में लोगों के सामने दोहराया प्रधानमंत्री ने। साल 2018 में मुझे सिंदरी के इस खाद कारखाने का शिलान्यास करने का सौभाग्य मिला और आज सिंदरी के इस खाद कारखाने का सबने मान लिया था, बस हो गया, ताला लग गया। माना था कि नहीं माना था? लेकिन ये मोदी तो है जिसकी गारंटी में दम है। भाजपा का मकसद है और वो है विकास, विकास, तेज विकास। यहां जेएमएम और कांग्रेस की परिवारवादी, भ्रष्टाचारी और तुष्टीकरण वाली सरकार बनी है, तब से स्थितियां बहुत बिगड़ी है। जेएमएम का मतलब हो गया है जम करके खाओ। जेएमएम कांग्रेस के नेताओं का एक ही काम रह गया है, अपनी तिजोरियां भरने का। इन लोगों ने झारखंड की जनता को लूटकर, आपको लूटकर, आपके पसीने की कमाई को लूटकर अपने लिए बेनामी संपत्तियों के पहाड़ बना लिए हैं। तो झारखंड में प्रधानमंत्री ने क्या कहा वो हमने आपको सुनवाया, कैसे कांग्रेस और जेएमएम पर हमला बोला। लेकिन अब से कुछ देर बाद, बस कुछ मिनटों बाद वो क्या कहने वाले हैं उसकी झलक भी दे दी जब हुगली में वो सरकारी परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे थे, उनके बारे में बात कर रहे थे। तो क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्या कुछ वो कहने वाले हैं, उसकी तरफ उन्होंने संकेत दे दिया है। सुनिए एक बार फिर। बहुत सारी बातें आज मुझे कहनी है, लेकिन उस मंच पे कहूंगा। एक बार और सुनिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत कुछ कहने वाले हैं पश्चिम बंगाल पर, टीएमसी के खिलाफ किस तरह की बातें वो रखेंगे, उसका संकेत उन्होंने साफ तौर पर दे दिया। क्या कहा एक बार फिर सुनिए, क्योंकि बस अब से कुछ ही मिनट बाद वो उस जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। लेकिन क्या कहेंगे उसका संकेत साफ है। बहुत सारी बातें आज मुझे कहनी है, लेकिन उस मंच पे कहूंगा।
और प्रधानमंत्री कुछ ही देर में खुले मैदान में अपनी बात तो रखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले TV9 भारतवर्ष संवाददाता रविशंकर दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं। रविशंकर, प्रधानमंत्री ने कहा कि 10 मिनट में यानी अब से कुछ ही मिनट बाद वो जनसभा को संबोधित करेंगे जहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि साफ तौर पर वो बड़े हमले बोलने वाले हैं, बहुत गंभीरता से बात रखने वाले हैं, क्योंकि उसका जो संकेत है उन्होंने वो यहाँ जब बोल रहे थे हुगली में तभी उन्होंने कह दिया कि बहुत कुछ मुझे कहना है, मैं उस मंच से कहूंगा। जी देखिए, बिल्कुल सही है, क्योंकि सामने अभी लोकसभा चुनाव है और जैसे संदेशखाली का घटना घट चुकी है तो बीजेपी को ऑब्वियसली यहाँ पे जगह मिल चुका है कहने के लिए। प्रधानमंत्री ऑब्वियसली संपर्क टूट गया हमारा रविशंकर दत्ता से, वापस उनका रुख करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकेत तो दे दिया है, लेकिन क्या कहने वाले हैं बहुत अहमियत रखती है ये बात कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से हमला बोलेंगे, क्या कहेंगे पश्चिम बंगाल को लेकर, क्योंकि पश्चिम बंगाल में खास तौर पर संदेशखाली की घटना को लेकर बीजेपी आक्रामक है। और देखिए उस मंच पर पहुंच चुके हैं जिस मंच की वो बात कर रहे थे कि खुले मंच से मैं बहुत कुछ कहूंगा, और ये खुला मंच है, यहाँ से वो बात रखेंगे अपनी। यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं, बीजेपी के तमाम लोग मौजूद हैं, जनसभा है, बड़ी जनसभा है और बीजेपी के लिए बहुत अहमियत रखती है ये जनसभा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिन का पश्चिम बंगाल का दौरा, जिसमें शुरुआत हो रही है पश्चिम बंगाल में 2024 पवित्र भूमिते भारत सरकारेर यशस्वी प्रधानमंत्री विश्वेर सबथेके लोकप्रिय नेता मंचे एसे उपस्थित हयेछेन, ताके करताली दिए एकबार स्वागत जानाबो। एवं तार संगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस मैदान में पहुंच चुके हैं जिसकी बात उन्होंने बस अब से कुछ मिनट पहले कही थी, और प्रधानमंत्री क्या कहेंगे ये देखना सुनना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने उस तरफ इशारा कर दिया है। जैसे ही प्रधानमंत्री बोलना शुरू करते हैं, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई के मीरा रोड में कई दुकानों में भीषण आग लगी है। कई दुकानों और एक होटल में ये आग लगी है। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां भी मौजूद हैं। मुंबई के मीरा रोड में दुकानों में भीषण आग लगने के बाद मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंच गई हैं। इसकी वजह से अफरा तफरी का माहौल इस वक्त है। बहुत सारी जो दुकानें वहां पर आग लगी। आग लगने से देखिए इलाके में, ये मीरा रोड का इलाका मुंबई का, जहां पर आग लगी है, और इस आग पर काबू पाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां यहां पर मौजूद हैं। आग लगने से इस पूरे इलाके में, मुंबई के मीरा रोड के इलाके में अफरा तफरी मची है। देखिए ये वो दुकान जिसमें आग लगी, लेकिन यहां आग बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां इस वक्त मौजूद हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो मुंबई के मीरा रोड की हैं। भीषण आग लगी है, कई दुकानें इसकी चपेट में आ गई हैं। स्पेन से बांग्लादेश, कई सुलगते सवाल। बांग्लादेश के ढाका में भी आग लगने से भीषण हादसा हुआ। 44 लोगों की मौत हो गई और कई लोगों के झुलसने की खबर है। 7 मंजिला इमारत में आग लगने की वजह से ढाका में, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भीषण हादसा हुआ है। ढाका मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं सभी घायल, लेकिन बड़ी खबर यह कि 44 लोगों की इस भीषण आग की वजह से मौत हो गई है। ये 7 मंजिला इमारत थी। तमाम घायलों को ढाका मेडिकल हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। आग लगने की अभी तक वजह हालांकि पता नहीं चल सकी है, लेकिन 7 मंजिला इमारत में इतनी भीषण आग लगी कि 44 लोगों की मौत हो गई। कई लोग गंभीर रूप से झुलसे हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बांग्लादेश में लगी भीषण आग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। देखिए किस तरह की भयानक आग थी, और जो लोग फंसे हुए थे इमारत में उन्हें निकालने की, बचाने की कोशिश की गई, लेकिन 44 लोगों की मौत हुई इस बड़े हादसे में। इसके अलावा वो तमाम लोग जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनको जो झुलस गए हैं, उनको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। ढाका मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है सभी घायलों को। कई जो घायल हैं वो काफ़ी गंभीर रूप से झुलसे हुए हैं ढाका में, लेकिन आग का ये विकराल रूप देखने को मिला। देखिए किस तरह से आग लगी है। 7 मंजिला इमारत थी बांग्लादेश की राजधानी ढाका में।
बांग्लादेश में लगी भीषण आग की 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। आग इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद एक रेस्टोरेंट में लगी थी। फिर देखते ही देखते पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। धुएं की वजह से लोगों को ज्यादा परेशानी हुई। इमारत में जो जहां था वो वहीं फंस गया। किसी तरह से दमकल कर्मियों ने लोगों को बाहर निकाला, लेकिन अफसोस ये कि 44 लोगों की इस बड़े हादसे में, इस बड़ी दुर्घटना में मौत हो गई। लेकिन इसके बाद हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये स्पेन के वेलेंसिया शहर में भीषण आग लगने की तस्वीर है जिसमें 4 लोगों की मौत हुई है। यहाँ भी रिहायशी इमारत में ही आग लगी थी। तो देखिए 2 तस्वीरें, एक ढाका की तस्वीर है जहाँ 44 लोगों की मौत हुई है। स्पेन की तस्वीर है, वहाँ पर भी भीषण आग लगी और इस आग में 4 लोगों की मौत हुई। आग स्पेन में जिस इमारत में लगी थी वो एक रिहायशी इमारत थी। ढाका में जिस इमारत में आग लगी उसके ग्राउंड फ्लोर पर एक रेस्टोरेंट था। नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं आरामबाग, पश्चिम बंगाल में। सबसे पहले तो मैं मातृशक्ति को सामर्थ्य देने वाली इस भूमि को प्रणाम करता हूं, जहां बगल में ही खानाकुल में महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय जी ने जन्म लिया और नारी शक्ति के जीवन को नया सामर्थ्य दिया था। मैं खानाकुल की इस धरती को प्रणाम करता हूं। राजा राम मोहन राय की प्रेरणा से भारत की नारी शक्ति के कल्याण के लिए जी जान से जुटा हुआ। भाइयों बहनों, आप सभी इतनी बड़ी संख्या में हमें आशीर्वाद देने आए हैं। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। यहां कुछ नौजवान बहुत सुंदर सुंदर चित्र बना करके लाए थे। वहां वो एक बेटी कितनी देर से भगवान जगन्नाथ जी का चित्र लेकर आई थी। आप सबका, क्योंकि ये धरती तो रग रग में कला, आर्ट, ये यहां की विशेषता है। मैं आप सबका बहुत आभारी हूं, लेकिन मैं अनुभव कर रहा हूं कि भावी पीढ़ी और वर्तमान युवा पीढ़ी, आपका ये प्यार इन सबके प्यार का एक प्रतीक है और इसलिए मैं हृदय से आप सबका धन्यवाद करता हूं। साथियों, अब से कुछ देर पहले मुझे यहां 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास करने का सौभाग्य मिला। इनमें रेल, पोर्ट, पेट्रोलियम और जल शक्ति से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। मैं बंगाल के आप सभी लोगों को इन परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, पश्चिम बंगाल आजादी के आंदोलन की प्रेरणा स्थली रही है। गुलामी के विरुद्ध प्रखर नेतृत्व देने वाली यहां के हर संतान का सपना था कि भारत विकास की नई ऊंचाई प्राप्त करे। आज मैं जब बंगाल आया हूं तो कह सकता हूं कि आज का भारत उनका ये सपना पूरा कर रहा है।
बीते 10 साल में भारत 11वें नंबर की इकोनॉमी से ऊपर उठकर 5वें नंबर की आर्थिक ताकत बना है। G20 में कैसे भारत की जय जयकार हुई, ये हम सबने देखा है। आज भारत स्पेस सेक्टर में अग्रणी बन रहा है, जो काम दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया, वो हमारे चंद्रयान ने किया है। आज स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी भारत नए रिकॉर्ड बना रहा है। अब आज स्वतंत्र भारत में देश की समृद्धि और हमारा समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर फिर से पूरे गौरव से नई ऊंचाई प्राप्त कर रहा है। और यह हम सभी का सौभाग्य है कि 5 सदियों के इंतजार के बाद, 500 साल के बाद प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजे हैं। पश्चिम बंगाल में जिस तरह रामलला का स्वागत हुआ, श्री राम के प्रति बंगाल के लोगों की जो आस्था है, उससे पूरा देश प्रभावित है, प्रेरित है। साथियों, देश की इन उपलब्धियों के बीच बंगाल की स्थिति भी आज पूरा देश देख रहा है। मां, माटी, मानुष, ये इसके ढोल पिटने वाली टीएमसी ने संदेश खाली की बहनों के साथ जो किया है, वो देखकर पूरा देश दुखी है, आक्रोशित है। और मैं कह सकता हूं कि राजा राम मोहन राय की आत्मा आज जहां भी होगी, इन लोगों के इन कारनामों के लेकर के अत्यंत दुखी हुई होगी, क्योंकि इन्होंने संदेश खाली में जो किया, राजा राम मोहन राय, उनकी आत्मा आज रोती होगी। टीएमसी के नेता ने संदेश खाली में बहनों बेटियों के साथ दुस्साहस की सारी हदें पार कर दी। जब संदेश खाली की बहनों ने अपनी आवाज बुलंद की, ममता दीदी से मदद मांगी, उन्हें बदले में क्या मिला? मुख्यमंत्री दीदी ने, बंगाल सरकार ने टीएमसी के नेता को बचाने के लिए जो भी कर सकते थे पूरी शक्ति लगा दी। बीजेपी के दबाव में इन सारे नेताओं ने रात दिन लड़ाई लड़ी, माताओं बहनों के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी, लाठियां खाई, मुसीबतें झेली। बीजेपी के दबाव में आखिरकार कल बंगाल पुलिस ने आपकी ताकत के सामने झुक करके उस आरोपी को गिरफ्तार करना पड़ा। टीएमसी के राज में टीएमसी का ये अपराधी नेता करीब करीब 2 महीने तक फरार रहा।
कोई तो होगा ना जो उनको बचाता होगा। क्या ऐसी टीएमसी को माफ करेंगे? ऐसी टीएमसी को माफ करेंगे? क्या माताओं बहनों के साथ जो हुआ है उसका बदला लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे कि नहीं लेंगे? हर चोट का जवाब वोट से देना है। आज बंगाल की जनता यहां के मुख्यमंत्री दीदी से पूछ रही है, क्या कुछ लोगों का वोट आपके लिए संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से भी ज्यादा अहम हो गया है? अरे शर्म आनी चाहिए। बंगाल के मेरे भाइयों बहनों, मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इंडी गठबंधन के बाकी नेताओं को देखकर होती है। इंडी गठबंधन के बड़े बड़े नेता संदेश खाली पर आंख, कान, मुंह, गांधी जी को जो 3 बंदर थे ना, उन 3 बंदरों की तरह आंख, कान, नाक, मुंह सब ये बंद करके बैठे हैं। पटना, बेंगलुरु, मुंबई, न जाने कहां कहां ये साथ मिलकर बैठकें करते हैं, लेकिन क्या लेफ्ट और कांग्रेस ने यहां की सरकार से, यहां के मुख्यमंत्री से जवाब मांगने की हिम्मत की क्या? इन लोगों से संदेश खाली की इन बहनों की तरफ एक नजर देखा भी नहीं गया। और आपने देखा है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कहा? आप सुनकर के चौंक जाएंगे। मेरी माताओं बहनों, जो बंगाली में मेरा ट्रांसलेशन कर सकते हैं वो इन माताओं बहनों को जरूर बताएं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं, अरे छोड़ो, बंगाल में तो ये सब कुछ चलता रहता है। क्या ये बंगाल का अपमान है कि नहीं है? बंगाल की महान परंपरा का अपमान है कि नहीं है? बंगाल की महान संस्कृति का अपमान है कि नहीं है? बंगाल के वीर पुरुषों का अपमान है कि नहीं है? बंगाल के संस्कार प्रिय नागरिकों का अपमान है कि नहीं है? यही सच्चाई कांग्रेस की और इंडी गठबंधन की है। साथियों, इंडी गठबंधन के लिए भ्रष्टाचारियों, परिवारवादियों और तुष्टीकरण वालों का साथ देना ही एक ही काम बचा है। यही सबसे बड़ा काम है। टीएमसी ने बंगाल में अपराध और भ्रष्टाचार का एक नया मॉडल पैदा कर दिया है। राज्य सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है, अपराध को बढ़ावा देती है। इतना ही नहीं, अपराधियों को संरक्षण के बदले टीएमसी नेताओं को भर भर के पैसे मिलते हैं। टीएमसी ने यहां प्राइमरी टीचर्स की भर्ती में घोटाला किया कि नहीं किया? घोटाला किया कि नहीं किया? टीएमसी ने यहां म्यूनिसिपैलिटी भर्तियों में घोटाला किया कि नहीं किया? घोटाला किया कि नहीं किया? टीएमसी ने यहां
सरकारी सामान की खरीद में घोटाला किया कि नहीं किया? घोटाला किया कि नहीं किया? टीएमसी ने यहां गरीब को राशन देने में घोटाला किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? गरीब और मध्यम वर्ग की जमीन पर कब्जा करना हो, चीट फंड योजनाओं में घोटाला करना हो, बॉर्डर पर जानवरों की स्मगलिंग करनी हो, टीएमसी ने घोटाले और भ्रष्टाचार के लिए कोई क्षेत्र छोड़ा नहीं है।